Hello class, this is Divya, faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. In this class, we discuss sales management. So, first of all, we understand what is sales management. So, sales management is a process of developing a sales force, coordinating sales operations, and implementing sales technique that allow a business to consistently hit or even surpasses its सेल्स टारगेट. सेल्स मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस होती है सेल्स फोर्स को डेवलप करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, सेल्स ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्स टेक्निक, जो कि बिजनेस को कंटिन्यूसली उसके जो उस बिज़नेस के जो सेल्स टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मदद करती है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ योर बिजनेस ब्रिंग इन एनी रेवेन्यू एट ऑल, a sales management strategy is an absolute must. अगर आपके बिजनेस कोई भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और जनरेट करता है तो कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड होता है. बिकॉज आप जानते हैं इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन को आप सिर्फ और सिर्फ उस कंपटीशन में आप प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हैं जब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है. इसके बाद मेन हमारा टॉपिक है आज का, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पोजीशन. सेल्स मैनेजमेंट पोजीशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स वॉल्यूम, सेकंड कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड थर्ड कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ. ये तीन जो होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के. वैसे तो न बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सेल्स मैनेजर के, बट ये तीन जो हैं वो मेन कहे गए हैं. इनके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बट कुछ चार तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं जो सेल्स मैनेजमेंट के मेन माने जाते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव में उनको बताया गया है. तो फर्स्ट होता है अचीविंग सेल्स वॉल्यूम. सेल्स वॉल्यूम को अचीव करना. अचीविंग सेल्स वॉल्यूम इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स. सेल्स का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स वॉल्यूम को अचीव करना. सेल्स वॉल्यूम को वर्ड वॉल्यूम is critical because whenever a product sales start, the market is supposed to be a virgin market. Of course virgin market का मतलब है कि न्यू मार्केट, बिल्कुल फ्रेश मार्केट होता है जब भी सेल्स किसी भी प्रोडक्ट की जा रही है और वो प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक नहीं है. तो ऑफकोर्स मार्केट जो है उससे उस प्रोडक्ट से अवेयर नहीं है, इसलिए उसको वर्जिन मार्केट बोलते हैं, न्यू मार्केट बोलते हैं. दस देयर नीड टू बी ऑप्टिमम पेनिट्रेशन so that the product reach all corners of the region targeted. किस तरीके से पर्टिकुलर रीजन्स में, सपोज दैट आपने 5 से 6 रीजन्स को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया है. अगर आपने किसी पर्टिकुलर आपने डेमोग्राफिकली अगर अपना प्रोडक्ट जो है वो उसको टारगेट किया है, सपोज आपने फीमेल्स के लिए बनाया है, तो वो फीमेल्स जो आपकी टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो हर रीज़न से बिलोंग करती होंगी. तो आपको हर रीज़न में अपने प्रोडक्ट को कैसे वहाँ तक उसकी रीच होगी, सभी कॉर्नर्स तक, जिस कॉर्नर में भी आपके कस्टमर हैं उन तक आपकी रीच कैसे होगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के लिए. अल्टीमेटली पेनिट्रेशन लेवल can be decided on the basis of sales volume achieved. पेनिट्रेशन लेवल जो है इसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि सेल्स वॉल्यूम कितना अचीव हुआ है.
कितना रीच है आपके प्रोडक्ट की और कितना वो टारगेटेड कस्टमर उसको परचेज कर रहे हैं और कितना उन तक पहुंच रहा है। उसी के बेसिस पे आपका सेल्स वॉल्यूम से रिगार्डेड जो भी टारगेट सेल्स टीम ने बनाया है वो अचीव होता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका सेल्स मैनेजमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। ऑफ कोर्स आपका जो सेल्स है या आप जो भी सेल्स के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज़ जो भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को ही लेकर बनाई जाती हैं कि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, अगर वो किस तरीके से कॉम्पिटिट कर पाए अपने कॉम्पिटिटर से जिससे कि वो हाई प्रॉफिट जो है अचीव कर पाए। तो सेल्स का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा गया है सेल्स ब्रिंग टर्नओवर फॉर द कंपनी एंड दिस टर्नओवर रिजल्ट इन प्रॉफिट। सेल्स वॉल्यूम जो है वो टर्नओवर लेकर आता है कंपनी के लिए और ये टर्नओवर जो है वो रिजल्ट होता है प्रॉफिट का ही रिजल्ट है। ठीक है, नेचुरली सेल्स हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। सेल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट पे। सेल्स की ही इसीलिए जा रही है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को क्या अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। एंड इट इज़ क्रिटिसाइज्ड एज अ प्रॉफिट फंक्शन इन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, अनेकों ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्रॉफिट फंक्शन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज़ टू सेल द प्रोडक्ट एट द ऑप्टिमम प्राइस। बट देखिए, क्योंकि हमको सेल करना है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है सेल्स का प्रॉफिट में, बट एक ऑप्टिमम प्राइस पर ही प्रोडक्ट जो है वो सेल होना चाहिए कस्टमर तक। अगर आप क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप ऑप्टिमम प्राइस पर अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि कस्टमर कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना अब उनके लिए बहुत आसान हो गया है। कस्टमर अवेयर है चीज़ों से, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ऑप्टिमम जो लेवल है उस पर ही प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, जिससे कि आप आगे के भी जो टारगेट्स मिल रहे हैं सेल्स टीम को वो सही से अचीव हो और वो कस्टमर जो हो वो एक तरीके से लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो सके कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद बताया गया है दिस हैज़ टू बी केप्ट इन चेक बाय सीनियर्स एज प्राइस ड्रॉप डायरेक्टली अफेक्ट द मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑफकोर्स अगर किसी सेल्स पर्सन ने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कस्टमर को कुछ कम प्राइस पर वो चीज़ सेल कर दी है तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं बाकी की जो सेल्स टीम है उसके लिए इम्पैक्ट करेगी, कंपनी के इमेज पर इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस चेक होती रहनी चाहिए सीनियर्स के थ्रू, और कि मार्जिन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं, क्योंकि उसका जो मार्जिन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोडक्ट पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि कंट्रीब्यूट तो कर रहा है बट वो सही तरीके से एग्जीक्यूट भी होने चाहिए वो प्लान सेल्स फोर्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैनेजमेंट का कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ। बट ऑब्वियस है कि सेल्स जब भी आप की सेल ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, आप ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्विस अवेल करवाती है या फिर प्रोडक्ट को सेल करती है, तो दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है। तो ग्रोइंग का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। इसीलिए कहा गया है अ कंपनी कैन नॉट रिमेन स्टेगनेंट, मतलब एक स्टेगनेंट पॉइंट पर कंपनी कभी ठहर नहीं सकती। ठीक है, आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपने क्योंकि आपको वहाँ पर सैलरी भी पे करनी है, कॉस्ट भी इनकर्ड, जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोडक्ट को सेल करने प्रोड्यूस करने में। ठीक है,
तो उसके लिए या शेयर होल्डर्स को भी आंसर करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनी को सरवाइव करने के लिए कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रोथ तभी होगी जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेल होगी मार्केट में। इसके बाद ये कहता है इफ़ देयर इज़ नो इनोवेशन एट द प्रोडक्ट लेवल और एट कंपनी लेवल देन द कंपनी हैज़ टू बी ब्लेम्ड। अगर कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है प्रोडक्ट के लेवल में या कंपनी के लेवल में तो ऑफकोर्स कंपनी को ब्लेम किया जाएगा। बट लेकिन इफ़ द प्रोडक्ट आर गुड, अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं और एंड स्टिल द पेनिट्रेशन इज़ नॉट हैपनिंग, और फिर भी वो मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ द फॉल्स ऑफ सेल्स मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है क्या कहते हैं आपके सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव की फॉल्ट मानी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है और फिर भी मार्केट में क्यों नहीं परचेज़ किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो आप सही नहीं मेंटेन कर रहे हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट and are closely related, and therefore sales management has financially implication as well. Sales financial result जो है वो एक और ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैनेजमेंट का, जिसको हम 3 जो आपके अभी हमने पढ़े वो उन तीनों में ये चौथा है जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजमेंट को रिलेट कर पाता है ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है। सेल्स का और फाइनेंस का हमेशा ही बहुत क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर सेल नहीं होगी कंपनी के पास फाइनेंस नहीं होगा, अगर फाइनेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो सेल्स टारगेट या सेल्स, देखिए हर किसी को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो मॉनेटरी पर्सन सेल्स फोर्स को अगर मॉनेटरी वो मोटिवेट किया जा रहा है तो ऑफकोर्स वो काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा फाइनेंस है कंपनी के बाद, क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी वो प्रोड्यूस करके देगा। इसके बाद इसीलिए कहा गया है कि ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और इनका इम्प्लीकेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है दोनों के बीच में, सेल्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एज वेल। इसके बाद जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स माइनस सेल्स ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से सेल्स ऑफ कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस मार्जिन माइनस करते हैं जब एक्सपेंसेस में से तो आपको नेट प्रॉफिट आता है। इसके बाद कहा गया है दस द वेरिएशन ऑफ सेल्स आर डायरेक्टली अफेक्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो वेरिएशन है सेल्स का वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है नेट प्रॉफिट, कंपनी के नेट प्रॉफिट में। जितना भी वेरिएशन आया है, सपोज दैट लास्ट ईयर से कुछ वेरिएशन आया है तो ऑफकोर्स लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कितनी सेलिंग हुई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक होती हैं। हैंस मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द प्रोडक्ट सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वाइजेबल। इसीलिए मेंटेनिंग और मैनेजिंग सेल्स के लिए सेल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वाइजेबल के बेसिस पर। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू।